हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि हर घर में सबको मैगी खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर वेज मैगी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। खैर, आपने कभी सोचा है कि ये नूडल्स भला कैसे बनते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, क्रिकेट बैट में सबसे मजबूत और टिकाऊ हिस्सा कौन सा होता है? तो जवाब है क्रिकेट बैट का हैंडल। और अगर जानना है कि कैसे, तो चलिए ले चलते हैं आपको क्रिकेट बैट की फैक्ट्री में और दिखाते हैं कि क्रिकेट बैट आखिर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बनाया जाता है बैट का सबसे निचला हिस्सा, जिसके लिए एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर हाथों से ड्राइंग की जाती है और फिर एक कटर की मदद से टुकड़े के नीचे के हिस्से को कर्व्ड शेप दिया जाता है और साथ ही आसपास के एक्स्ट्रा टुकड़ों को हटा दिया जाता है ताकि उस बैट के हैंडल को एक बेसिक सा शेप मिल सके। और फिर हैंडल के हिस्से को लगाने के लिए उस टुकड़े के ऊपरी हिस्से में एक वी शेप का कट दिया जाता है। और अब बारी आती है हैंडल बनाने की, जिसके लिए कई सारे लकड़ियों के टुकड़े को, जो कि पतले पतले लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, उन्हें फेविकोल की मदद से एक के ऊपर एक चिपकाया जाना और उन सभी को साइड से स्टिक होने के लिए उन्हें खास तौर पर रस्सियों से बांधा जाता है और इस वजह से वो हैंडल पूरे बैट से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप लोगों ने ऐसी रस्सियां तो देखी होंगी। जब भी आप एक बैट का ग्रिप निकालते हो तो आपको हैंडल पर ऐसी रस्सियां लगी हुई दिखती हैं। तो आज आपको पता चल चुका है कि असल में उस रस्सी का असली पर्पस क्या होता है। और इसी तरह से हैंडल को शेप देकर पहले वाले टुकड़े को जोड़कर उसे 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। और अब बारी आती है कंप्लीट फिनिशिंग की, जहां बैट को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट, सख्त और मजबूत बनाने के लिए उसे कंप्रेसिंग रोलर से गुजारना होता है और उसी के बाद बैट तेज गेंद को सीधा बाउंड्री के पार उड़ाने में कामयाब होता है। अब जानते हैं कि पेंसिल किस तरीके से बनती है और उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल की लीड की। तो पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो सबसे पहले कंटेनर पर ग्रेफाइट रखा जाता है और उसे पानी में मिलाया जाता है। ग्रेफाइट और पानी को मिक्स करने के बाद उसे कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है और प्रेशर से वो लीड बन जाती है, जिसके बाद लीड्स को बराबर साइज से मशीन में काट दिया जाता है और उसे सही आकार दे दिया जाता है ताकि वह पेंसिल के अंदर जा सके। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस होता है। ड्राइंग प्रोसेस होने के बाद लीड को एक बॉक्स में रखकर उसे आग में गर्म किया जाता है ताकि जो लीड है वह सख्त हो सके और उसे लिखने में आसानी हो। वही अगर बात कलर पेंसिल की रही तो कलरफुल पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल की लीड में कलर और वैक्स मिलाया जाता है। इसलिए आप जब भी कलर पेंसिल यूज करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कलर पेंसिल की जो लीड होती है वह नॉर्मल पेंसिल से थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि उसमें क्ले मिलाया जाता है। और अब बारी आती है पेंसिल की असली शेप देने की, जिसमें लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और एक मशीन से लीड को पेंसिल के अंदर रखा जाता है और उसके बाद एक मशीन से पेंसिल को बराबर साइज में काट दिया जाता है और इसके बाद ये आपके नजदीकी दुकानों में पहुंचा दी जाती है, जहां से आप इसे खरीद कर अपने होमवर्क या फिर दूसरे कामों में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सैनिटाइजर में ज्यादा मात्रा अल्कोहल की होती है, पर इसमें इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर आप इसमें नहीं मिलाओगे तो आपके हाथ बीमारी से तो बच जाएंगे, लेकिन जलन से होने वाले छालों से नहीं बच पाएंगे। तो अगर हमें जानना है कि सैनिटाइजर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसके लिए हमें एक सैनिटाइजर की फैक्ट्री में जाना होगा। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक बड़े से टैंक में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जैसे वीक एसिडिक मिक्सचर को इसमें स्टोर किया जाता है और इसमें पाउडर जेलेटिन को मिक्स किया जाता है और फिर एक मशीन की मदद से ये जेलेटिन और एसिडिक मिक्सचर को अच्छे से मिलाया जाता है। पर अभी भी ये मिक्सचर बहुत ही पतला होता है और मजेदार बात तो ये होती है कि इस पतले मिक्सचर में भी 98% एसिड का कंटेंट होता है और अगर ये आपने गलती से अपने स्किन पर अप्लाई कर दिया तो आपकी स्किन जल जाएगी। और इसके बाद इसमें मिलाया जाता है एलोवेरा, जिसे डालने के बाद एसिडिक वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ
साथ साथ ये आपके हाथ को भी मॉइस्चराइज रखता है। इसे पाइप्स के जरिए इस कंटेनर में मिलाते हैं और ये इस मिक्सचर को गाढ़े जेल में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक दूसरे पाइप के जरिए ये जेल एक दूसरी मशीन में जाता है। इसके बाद ये मशीन इस जेल को बोतल में भर देता है और उस पर ढक्कन लगाकर लेवलिंग के लिए भेज दिया जाता है और ऐसे हमारा सैनिटाइजर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी एक बड़ी साइंस छिपी है। सबसे पहले गन्ना ट्रक में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां पर इसे काट कर कई बार धोया जाता है और इसके बाद इसे एक क्रशर की मदद से क्रश किया जाता है, जिसमें से जूस निकाला जाता है। गन्ने की इस रस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के रेशे। और अब बारी आती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है और इसको करीब 6 घंटे तक मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है। इस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए टैंक में डाला जाता है, जहाँ पर इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि रेत, पत्थर उस जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम पर जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल दिया जाता है, जबकि नीचे जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं बल्कि इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां इसको इतना बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे कुछ इस किस्म के थिक पेस्ट बच जाते हैं। इसी पेस्ट को जमा देने के बाद ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स को निकालने के लिए सुक्रोज का सोल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग होती है और फिर इसको एक और मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होता है और वह तेज घूमकर कपड़ों में से पानी को निकाल देता है, ठीक उसी तरह से ये मशीन भी वैसे ही काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पर घुमाया जाता है तब बचा हुआ पानी टब के सुराखों से बाहर निकल आता है, जबकि व्हाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर केन क्रिस्टल्स में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसे सूखने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके बाद पैकिंग मशीन की मदद से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पैकेट पैक किए जा सकते हैं। तो शर्ट्स के मामले में सबसे पहला काम होता है इसकी डिजाइनिंग का, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया जाता है। और एक शर्ट को बनाने के लिए 54 मीटर का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ शर्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वर्कर्स फैब्रिक के लेयर बनाते हैं, जिस पर मार्केट की सीट रखी जाती है और इसका इस्तेमाल करके वर्कर्स सारे पीसेस को कट करते हैं और फिर एक शर्ट बनाने के लिए शर्ट के जितने भी सारे पीसेस हैं उन सबको रोल किया जाता है, ताकि कहीं गलती से कपड़े दूसरे कपड़ों में मिक्स ना हो जाए। और फिर आता है स्टिचिंग का पार्ट और यहाँ सभी कपड़े के टुकड़ों को एक शर्ट का आकार देकर उसे सील किया जाता है और फिर उस शर्ट को स्टिचिंग के बाद अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और अब बारी आती है शर्ट में आयरन करने की। यहाँ पर सभी शर्ट्स को आयरन किया जाता है और इसके बाद इसे पैक करके नजदीकी दुकानों में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर जाकर आप इसे खरीद कर पहनते हैं। तो कुछ इस तरह से शर्ट्स को बनाया जाता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की, जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने की चीज को पैक करने में करते हैं। ये इतनी पतली होती है कि हल्के से प्रेशर से ये आराम से फट सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम के इतने भारी भरकम ब्लॉक से इतनी पतली फॉइल्स कैसे बनाई जाती हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिन्हें इनगट्स भी कहा जाता है, उन्हें फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27 टन एल्यूमिनियम को मेल्ट करने में 8 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को एक सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है। आपको बता दें कि एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक करीब 7.5 टन का होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन में रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं, जो कि इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटी एक एल्यूमिनियम ब्लॉक को हैरतअंगेज तौर पर 15 बार मशीन से गुजारने के बाद इसे 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इसे फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए एक अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब ये एल्यूमिनियम इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती हैं, लेकिन एक कटर की मदद से इसे अलग अलग साइज में काटा जाता है, जिसके बाद डैमेज हो चुकी साइड्स को भी काट
कर अलग कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम फॉइल्स बाइंड होकर तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद आखिरकार ये एल्यूमिनियम फॉइल्स इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।